वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 4 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 60 तक के प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम, साथ में जितने प्रकार के वनडेज एग्जाम होते हैं, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है स्टेनलेस स्टील के बारे में कौन सा सत्य कथन है। यह स्टील क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे धातुओं और कार्बन को लोहे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन होता है, आयरन के अतिरिक्त कार्बन होता है, इसमें निकिल होता है, क्रोमियम होता है और साथ में मैग्नीज को भी यहाँ पर मिक्स किया जाता है। तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, यह जंग रोधी होता है, मतलब ये रेस्टलेस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही होता है, मतलब रस्टलेस होता है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे दोनों सही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। जो स्टेनलेस स्टील कहा जा रहा है इसके बारे में दोनों तथ्य सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए, इसका जो उपयोग किया जाता है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शल्य चिकित्सा के लिए जितने भी औजार होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आप जो ब्लेड देखते हैं, ब्लेड में भी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो ऊपर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 62 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला पॉइंट दिया, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तो ये वायवीय श्वसन होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है, सही है। इसको एनारोबिक रिएक्शन, मतलब जो रेस्पिरेशन है कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ अपघटित होगा उसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगा। भोजन के अपघटन में सदैव ऊर्जा उत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर भोजन टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तीनों सही है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए श्वसन की अगर बात करेंगे तो श्वसन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये चीज याद रखना चाहिए। देखिए रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे खाद्य पदार्थों को अपघटित करेगी और हमें ऊर्जा प्राप्त कर देगी, है ना। अब रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक, मतलब यहाँ पे ऑक्सी होता है, और दूसरा क्या होता है, अनऑक्सी होता है। देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसमें खाद्य पदार्थों का पूरा जारड़ होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो अनऑक्सी श्वसन होता है इसमें खाद्य पदार्थों का कम जारड़ होता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर भोजन का जारड़ होगा, भोजन पचेगा तो उससे ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। इसमें तीनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। देखिए 63 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर, मतलब इसमें से कौन से विकल्प सही है। देखिए खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, जितने भी मतलब जो ईस्ट है सब सिंगल सेल्ड होते हैं, ये बिल्कुल सही तथ्य है यहाँ पर। उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए जो खमीर होते हैं ये अवायवीय श्वसन करते हैं और इसमें आपको एल्कोहल मिलता है, ये भी सही है। अतः वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है, मतलब शराब और बियर के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अवायवीय श्वसन की अगर बात करेंगे, देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम है जाइमेज। अब ये जाइमेज एंजाइम जो चाहिए ये पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम होता है ईस्ट में, तो यहाँ पर इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप खमीर लिख लीजिएगा, खमीर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है टूट जाता है एथिल एल्कोहल में C2H5OH और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी रिएक्शन आप याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा रिएक्शन मिल जाए तो फिर आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये ग्लूकोज है या फिर जो खाद्य पदार्थ है वो चीज़ है, ये एल्कोहल है और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अवायवीय श्वसन होता है या फिर जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है, इसमें खाद्य पदार्थों का जब जारड़ होता है तो इसका जारड़ होकर के एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 64। देखिए इसमें क्या दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए जो ग्लूकोज है जब इसका आंशिक अपघटन होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये भी सही है ना, यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं ये भी अनॉक्सी शोषण कर सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए कर सकती हैं। हाँ कर सकते। देखिए कब होता है समझिए, जब कभी जैसे मान के चलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, या फिर मान के चलिए आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। अब श्वसन दर बढ़ने का मतलब पता है क्या है? उस काम में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सीमित मात्रा में है ना। अब ऑक्सीजन सीमित मात्रा में तो हम ऊर्जा का एक सीमित उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है तो मांसपेशियां थोड़े समय के लिए अनॉक्सी शोषण करती हैं। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65 में क्या दिया है कि सही कथन चुने। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं, जबकि डायाफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए जब आप सांस लेंगे मतलब आप सांस अंदर जब खींचेंगे तो आपकी पसलियां कहने का मतलब जो आपका चेस्ट है ना, ये क्या होगा, जब आप सांस अंदर खींच के देखिए, जैसे आप सांस खींचेंगे तो आपकी पसलियां ऊपर आ जाएंगी, मतलब आगे आ जाएंगे। आपका डायाफ्राम मतलब देखिए जो पेट है ये अंदर पिचकता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये सही तथ्य है। अब देखिए सांस बाहर छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे, आप सांस जब बाहर छोड़ेंगे ना तो आपकी पसलियां नीचे जाएंगी, अंदर की ओर बढ़ेंगी, जबकि डायाफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। तो इसमें दोनों तथ्य सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अगला प्रश्न ये प्रश्न संख्या 66 में दिया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है। यहाँ पे जानवरों के अंगों का नाम दिया गया और इनकी श्वसन प्रणाली दी है, मतलब यहाँ पे एनिमल्स है और साथ में इनका वे ऑफ ब्रीथिंग। देखिए दिया है कि जो कॉकरोच है ये किससे सांस लेता है, तो कॉकरोच जो सांस लेता है, कॉकरोच सांस लेता है ट्रैकिया से, है ना। तो इसमें कॉकरोच को मिलाएंगे बी से, है ना, यहाँ पर बी से मिलाया जाएगा। इसके बाद जो केचुआ है, केचुआ सांस लेता है त्वचा से, तो केचुआ को ए से मिलाएंगे, और मछलियां गलफड़े से सांस लेती हैं। देखिए अगर इसका उत्तर नहीं भी आपको पता होता तो आप कैसे हल करते, मछलियां गलफड़े से सांस लेती है तो सबको पता है ना। तो ये देखिए विकल्प डी और सी इलिमिनेट हो जाता, फिर इसमें आप एक को तुक्का लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे स्टिक करेंगे, इस 66 का बी सही बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 67 में क्या दिया गया, सही जो मतलब जो गलत जोड़ी है उसके बारे में आपको बताना है ना। तो अब कौन सी जोड़ी गलत है इसकी बात करते हैं। देखिए 67 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जोड़ी सही है ना। फिर आगे है श्वेत रक्त कोशिकाएं, कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, ये भी बिल्कुल सही है ना। प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज देखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं बोल लीजिएगा, आरबीसी है। आरबीसी को एक और भी नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, एरिथ्रोसाइट्स, है ना। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे मतलब मीनिंग पर आप मत जाइएगा, अगर मीनिंग गलत भी होता है तो आप इसको मतलब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स, है ना। ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। और इसके बाद जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स होता है ना। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, आरबीसी में देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है ना। मतलब जो ऑक्सीजन होता है इसको शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है, आपने देखा कि कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, मतलब ये हमारे मतलब शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रक्त के थक्का जमने न जमने में सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको देखना है। एक सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर आमतौर पर 72 से 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच में होती है। फिर आगे दिए एक औसतन एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन करता है। देखिए यहाँ पे हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश को देखिएगा। अ रेस्टिंग पर्सन, यहाँ पे बात किया जा रहा है रेस्टिंग पर्सन, मतलब सामान्य व्यक्ति, ये मतलब रेस्टिंग पर्सन जब यूज किया जाएगा तो उसकी जो पल्स है ये देखिए 72 से 80 के बीच में, तो ये तथ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिए ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, देखिए यहाँ पे एट रेस्ट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 15 से 18 टाइम बिल्कुल सही होगा, है ना। हो सकता है कि मतलब ऐसे सामान्य में आपको सामान्य जब लिखा रहता है तो वहाँ पे औसतन लिखा रहता है, तो आपको क्या हो सकता है कि 12 से 16 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पे ये देखिए रेस्टिंग लगा हुआ है, तो ये भी सही रहेगा। तो इसमें दोनों सही है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 69
में क्या दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिराओं और धमनियों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पे अंतर आपको बताना है वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में। तो वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में अगर बात किया जाएगा, देखिए धमनियां ऑक्सीकृत रक्त हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, तो सही बात है। जबकि सिराएं वे वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो पहला पॉइंट सही है, दोनों एकदम सही है। नसों की भित्तियां पतली होती हैं जबकि धमनियों की मोटी और लचीलीदार भित्तियां होती है, ये भी दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 70। इसमें क्या दिया, इसमें से कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए देखते हैं कौन सा सही है। दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है और प्रति मिनट स्पंदन दर दिल की धड़कन के दर को इंगित करता है। बिल्कुल सही है, जो मतलब दिल का प्रत्येक धड़कन है धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है। दिल के विभिन्न चैम्बर्स की लयबद्ध धड़कन शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है, यह भी सही तथ्य है। आगे दिया है कि सभी जानवरों में एक ही संचार प्रणाली होती है, तो ये गलत है। देखिए संचार प्रणाली आपने सुना होगा, दो प्रकार का होता है, खुला तंत्र प्रणाली और बंद तंत्र प्रणाली। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है सब में एक ही होगा, तो सब में एक ही नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा यहाँ पर गलत है। उत्सर्जन प्रणाली के निम्नलिखित अंगों को शुरू से अंत तक व्यवस्थित करें क्योंकि वे मानव शरीर के अपशिष्ट के उत्सर्जन में भाग लेते हैं। देखिए आपको ये बताना है कि उत्सर्जन प्रणाली के जो अंग है उनको किस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए कि वो उत्सर्जन की क्रिया को पूरा कर सके। यहां पर ये प्रश्न इंग्लिश में दिया, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एज दे टेक पार्ट इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। देखिए मनुष्य के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमारे अंग किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रक्त में घुला होता है, रक्त से फिल्टर करने का काम उसको कौन करता है, उसको करता है किडनी। तो किडनी उसको फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो विकल्प की शुरुआत होगी वो 3 से होगी, तो 3 सिर्फ एक विकल्प की शुरुआत में तो सही हो जाएगा। देखिए किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी। जब किडनी फिल्टर करेगी तो फिर वो आएगा यूरेटर, यूरेटर का मतलब मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी में आएगा और फिर वहां से चला जाएगा मूत्राशय में और वहां से यूरिन के माध्यम से, मतलब यूरिन के रूप में यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 72। यहां पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन क्या दिया गया, सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र नहीं चाहिए, है ना। फिर आगे बोला जा रहा है मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए भाई अब ये बोल रहा है कि मतलब सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं है। देखिए उत्सर्जी उत्पाद तो सब में बनेगा, जो शरीर में हानिकारक पदार्थ है वो सब में बनेगा, और उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ तंत्रों की आवश्यकता भी होगी। तो पहला पॉइंट तो सरासर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है वो यूरिया है। सही बात है, मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है ये यूरिया है। तो यहाँ पे इसका दूसरा विकल्प सही है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा केवल 2, विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 73। इसमें क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर क्या क्या कथन दिया गया। पहला कथन ये दिया गया कि जब रक्त गुर्दे तक पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। फिर आगे दिया है कृत्रिम किडनी के माध्यम से भी रक्त को समय समय पर फिल्टर किया जा सकता है। इसी चीज को इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टांसेस। मतलब जब रक्त किडनी तक पहुंचता है तो उसमें हानिकारक और लाभदायक दोनों पदार्थ होते हैं। बात सही है, क्योंकि किडनी में ही तो इसका फिल्टर होता है, और जो आर्टिफिशियल किडनी है वो भी आपके ब्लड को टाइम टाइम पर फिल्टर कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों तथ्य सही हो जाएगा। विकल्प ये मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तो इसका सही उत्तर बनेगा दोनों, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। यहां पर दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 74 में कुछ कथन दिए गए, आपको विचार करना है। पहला कथन है पौधों द्वारा पानी, पौधों की जड़ों द्वारा, यहाँ पे की नहीं लिखा है, पौधों की जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते मत किया जाता है, या फिर पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। ये सही पॉइंट है ना। देखिए दूसरा पॉइंट दिया, जड़ के बाल पानी के अवशोषण और पानी में घुलने वाले खनिज पोषक तत्वों के लिए जड़ की सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों सही हो जाएगा। देखिए जो जल का अवशोषण होता है ये जाइलम के द्वारा होता है ना, और इसके बाद
जो मतलब उसको स्थानांतरण किया जाता है जाइलम के द्वारा, और जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थ होता है उसका फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिया है, देखिए क्या दिया। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य करता है। ये बोला जा रहा है कि जो ऊतक है ये कोशिकाओं का एक समूह है और कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। सही बात है। देखिए अगर आप देखेंगे सबसे पहले सेल होता है ना। सेल के बाद क्या होता है, जब सेल आपस में कंबाइंड होता है, सेल का ग्रुप बनता है तो उसको टिश्यू कहते हैं, है ना। फिर टिश्यू जब आपस में कंबाइन होता है तो टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, मतलब अंग बनेगा। फिर ऑर्गन जब कंबाइन होगा तो यहाँ पे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऊतक है ना कोशिकाओं का समूह है जो किसी जीवों में विशेष कार्य करता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया है। दूसरा कथन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए फ्लोएम मतलब जिम्मेदार होता है। देखिए फ्लोएम जिम्मेदार नहीं होता है, जल के संवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, संश्लेषित भोजन पौधों के सभी भागों में संवहनी ऊतक द्वारा ले जाया जाता है जिसे जाइलम कहते हैं। और जो जाइलम, देखो जाइलम जल को लेकर जाएगा और फ्लोएम भोजन को लेकर जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ सही कौन सा है, सिर्फ पहला सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया, चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये दिया है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प के रूप में पौधों से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन जब होगा तो पौधों से वाष्प के रूप में जल का ही उत्सर्जन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है, मतलब इसमें जल की हानि होती है। आगे दिया जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन एक चूसड़ बल उत्पन्न करता है जो तने और पत्तियों तक पहुंचने के लिए मिट्टी से जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पे चूसड़ सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे सही है कि मतलब ये क्या करता है, चूसड़ बल उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो भाई गलत तो कोई नहीं है, दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, क्योंकि गलत कोई नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 77, देखिए पौधों में वानस्पतिक प्रसार के बारे में सही कथन है। वानस्पतिक प्रसार का मतलब प्रोपेगेशन, ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। यहाँ पे देखिए दिया इसका इंग्लिश नाम प्रोपेगेशन, है ना। ये अलैंगिक जनन, जो जैसे आप जनन पढ़ेंगे पौधों में ना, तो ये लैंगिक अलैंगिक दो प्रकार का होता है। तो जो अलैंगिक है उसमें प्रोपेगेशन आता है। तो आगे क्या दिया कि यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, मतलब प्रोपेगेशन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही है। आगे इसमें दिया कि नए पौधे जड़ों, तनों और पत्तियों और कलियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए जो नया पौधा है जड़ से भी उत्पन्न हो सकता है, तने से भी हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है और कलियों से भी हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 78, इसमें से कौन सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सही है। जो वानस्पतिक प्रसार है ना, प्रसार द्वारा उत्पादित पौधों को बढ़ने और फूल और फल देने में बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में अधिक समय लगता है। देखिए कभी भी कोई भी पौधा रहेगा जिसमें अलैंगिक जनन हुआ होगा, या फिर ऐसे समझिए जिसमें बीज मतलब जो उसका सीड होता है उसका इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा, सीड वाले पौधे जो होते हैं ना उनमें फल लगने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न पौधों की तुलना में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीड की तुलना में ज्यादा समय लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे क्या दिया जा रहा है, नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रतियां होती हैं क्योंकि वे एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। ये बोला जा रहा है कि जो नए पौधे मूल पौधों के एकदम समान होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 79, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन के तरीके। अब कौन कौन ऐसा है जो अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, तो वानस्पतिक प्रसार मतलब प्रोपेगेशन ये है ना। विखंडन भी अलैंगिक जनन होता है, विजाणु गठन भी अलैंगिक जनन होता है, इसके बाद मुकुलन भी अलैंगिक जनन होता है। जो परागण है, परागण अलैंगिक जनन की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस विकल्प में होगा वही इसका सही उत्तर बनेगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 80, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसको मैच करना है कि कौन किससे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया है कि पौधे दिए हैं और यहाँ पर दिया है वे तरीके जिनके द्वारा वो प्रजनन कर सकते हैं। अब मान के चलिए इसमें आपको सबके बारे में नहीं पता है, ठीक, तब भी आप कैसे मिक्स करेंगे, मतलब कैसे मिलाएंगे, कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी। जैसे देखिए अगर बात करेंगे ईस्ट, है ना, जो देखिए यहाँ पे ईस्ट लिखा है ना, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं और हिंदी में खमीर कहते हैं। अगर खमीर की बात करेंगे तो खमीर में जो जनन का तरीका होता है, खमीर में जनन का तरीका होता है मुकुलन, है ना, तो आप इसको आसानी से मिला लेंगे। देखिए तीसरा मिलेगा सी के साथ, तो तीसरा सी के साथ किन विकल्प में, देखिए जैसे तीसरे को आप सी से मिलाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि या तो विकल्प ए सही होगा या तो बी।
ये दो विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए जो शैवाल है, शैवाल में जो जनन होता है, मतलब शैवाल में जनन का तरीका होता है, ये होता है विखंडन। तो शैवाल को विखंडन के साथ टिक करते ही आपका ये विकल्प ए भी एलिमिनेट हो जाएगा और 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब देखिए सबको मिक्स कर लेंगे आसानी से, देखिए 2 हो गया ना, आपका आंसर बन गया। बाकी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। देखिए जो कवक होता है, कवक में बीजाणु के द्वारा जनन होता है ना। इसके बाद जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा जनन होता है ना। और जो एक बच गया शकरकंद, शकरकंद में जड़ों के द्वारा जनन होता है। तो आप आसानी से, जैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, 2 मिल गया, आपका आंसर मिल गया, आगे बढ़िएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन परागण एजेंट हो सकते हैं। देखिए परागण एजेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं परागण होता है क्या। देखिए पॉलिनेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं या फिर समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए पॉलिनेशन की अगर बात करेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। देखिए जब कभी भी पौधों में आप फूल को देखेंगे, एक फ्लावर की अगर बात करेंगे तो फूल के टोटल 4 भाग होते हैं किसी पौधों में। देखिए कैलिक्स, है ना, करोला, एंड्रोसियम, और यहाँ पे करोला होगा, ये डबल आर रहेगा, है ना, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम होता है ये मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट। अब देखिए एंड्रोसियम में बनता है पोलन ग्रैन, मतलब परागकण। जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम मतलब पुमंग कहते हैं इसमें, या पुंकेसर समझ लीजिएगा, इसमें परागकण बनता है, परागकण। और ये जो परागकण होता है ये वर्तिकाग्र, जो ये अंडाशय, अंडाशय में एक पार्ट होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ऐसे रहता है, मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ठीक, ये वर्तिकाग्र है। अब यहाँ तक ना जो परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है, पक्षी के द्वारा भी हो सकता है और चमगादड़ के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। यहाँ पे याद रखेगा कि परागण क्या होता है, परागण होता है जो परागकण है, पोलन ग्रैन जो है उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 82। यहाँ पर दिया जनन चक्र में घटना के अनुसार इन प्रक्रियाओं पौधों के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहाँ पे बताना है कि जनन चक्र में कौन सी प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो देखिए जनन चक्र की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले परागण होगा। परागण का मतलब जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक आएगा, तो सबसे पहले परागण होगा। परागण के बाद निषेचन होगा। अब देखिए 21 सिर्फ आपको, अच्छा यहाँ पे 2 विकल्प में दिख रहा है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब निषेचन के बाद आपका बनेगा जाइगोट, है ना, तीसरा आएगा, फिर इसके बाद बनेगा भ्रूण, तब आएगा चौथा। तो 2134 इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 83 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन गलत है। आपको ये बताना है कि कौन गलत है। एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय इसकी समयावधि कहलाता है। मतलब देखिए एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेगा उसको समयावधि कहेंगे, सही बात है ना। समान लंबाई के पेंडुलम की समयावधि समान होती है, ये भी सही है, तो इसमें से कोई गलत नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। 84 में क्या दिया, निम्नलिखित में कौन सा सही है ना, आपको ये बताना है कौन सा सही है। वस्तुओं की गति उनके दूरी समय के रेखांकन द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए दूरी की, वस्तुओं की गति की बात कर रहा है ना, गति उनके दूरी और समय ग्राफ से प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो समय और ग्राफ, देखिए समय और दूरी, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा है तो इससे हो जाएगा, सही है ना। आगे दिए स्थिर गति के साथ गति करने वाली वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ एक सीधी रेखा। तो देखिए स्थिर गति तो ये ऐसे सीधी रेखा बनेगी, तो ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 85 में क्या दिया, इनमें से किन कारणों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण होगा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तार के इंसुलेशन को हटाने से, है ना, इंसुलेशन हटाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ेगी, सही बात है ना। एक सॉकेट में कई उपकरणों का कनेक्शन, मतलब एक ही सॉकेट में आपने कई उपकरण लगा दिए तो भी आपका शॉर्ट सर्किट की संभावना रहेगी। और विद्युत अधिभार, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड है फिर भी शॉर्ट सर्किट की संभावना रहेगी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। तो ये आज के 15 क्वेश्चन है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने, और इस प्रकार के वीडियोस निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चीजों को और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ QR कोड्स दिए गए, आप इनको स्कैन कीजिए और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप उसे प्राप्त कीजिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।